Good afternoon. At the outset, let me first thank organizers of this event, that is Indian Achievers Forum, through their Achievers World and the CSR Times 2 magazines, and especially Mr. Amit Goenka for organizing this real estate sector challenges and opportunities, a discussion around this, wherein various individuals, various authorities, like I am seeing Mr. Dhan, Mr. Rajan Gupta, Balwinder Saab. I mean, I saw so many RERA authorities, various entrepreneurs, businessmen, educationists, activists, professionals, etc., joining and discussing on this very important subject. I would like to switch over to Hindi because ये हमारी मातृभाषा है और मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करता हूं। सबसे पहले तो मैं अचीवर्स फोरम को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज आपने चर्चा रखी है। मैं सुन रहा था, राजन साहब को सुन रहा था, मैंने सर आपकी बात नोट कर ली है, मेरे संज्ञान में नहीं था और अच्छा हुआ इस फोरम के माध्यम से मुझे मेरे संज्ञान में आ गया। मैं आपसे अलग से बात करूंगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सेल्फी है उसमें हम लोग क्या व्यू लेंगे, बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेकर के इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भी तमाम सारी, इधर हमने हाल में एक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, रेरा के सारे हमारे चेयरमैन के साथ कोशिश कर रहे थे कि इसको एक डिटेल में सारी बात करें। बहुत सारी रेरा पे निर्णय लिए जाने हैं, लेकिन समाउ ये बीच में दूसरा झोंका आया और इस झोंके के बाद बहुत सारी चीजें हमें सस्पेंड करनी पड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये झोंका भी जिस तेजी से आया है उसी तेजी से वो चला भी जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसकी जो रफ्तार थी, रफ्तार थम गई है। अभी एक ऐसी आशा आने लगी है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है, हमारी जो लोगों के रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो बहुत सारी इसके पॉजिटिव चीजें आनी चालू होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगला में भी एक महीना और हमें ऐसे चैलेंजेस, इस चुनौती में रहना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जिसमें हम लोग मिलकर के इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करके बहुत सारे निर्णय ले सकेंगे। तो ये तो मैं सीधे राजन साहब को मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में ये इतना महत्वपूर्ण है पूरी इकोनॉमी के लिए। आई मीन आज की डेट में जीडीपी का लगभग 7% रियल एस्टेट सेक्टर से आता है, जो कि उसका अनुमान करें तो $200 बिलियन जो हमारे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन होता है रियल एस्टेट सेक्टर का। और इसके बारे में प्रोजेक्शंस है कि 2030 तक ये हमारा लगभग $1 ट्रिलियन, $1000 बिलियन इसका अनुमान है कि ये हमारा 2030 तक हो जाएगा। इतना मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखें कि जो हम लेटेस्ट डाटा देख रहे थे, लगभग 50 करोड़ एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट 5.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट सेक्टर से होता है। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो हमारे देश का जो आज जो 2011 का आबादी थी लगभग 37-38 करोड़ अर्बन एरिया में थी, और ये अनुमानित है 2030 तक हम इसको करीब 60 करोड़ तक हमारी आबादी बढ़ेगी और 2051 तक ये लगभग 88 करोड़ हमारी शहरी इलाके में आबादी का अनुमान है। यानी जिस तेजी से हमारा शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण में हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर इज गोइंग टू हैव ए मैसिव ग्रोथ, एक बहुत बड़ा ग्रोथ होने का अनुमान है। और वो अनुमान उससे हमारा निर्भर बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे पुश करने में, हमारी जो $3 ट्रिलियन तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का 2024 तक, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, उस लक्ष्य में पूरा करने में ये बहुत बड़ा योगदान देगा। ये हमें इतने महत्वपूर्ण सेक्टर को इस समय आप इस चर्चा के विषय में आप इसको डील कर रहे हैं। मैं इस सेक्टर के बारे में जो एक अभी हाल में इस साल का आप देखिए कि 2021 की शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 2021 को पहला जो इवेंट था माननीय प्रधानमंत्री जी का। आप इसी से सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व है। 1 जनवरी को उन्होंने देश के 6 स्थानों पर, चेन्नई जो सदर्न इंडिया में है, राजकोट जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, इंदौर जो कि सेंट्रल इंडिया में है, लखनऊ जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है, रांची जो कि ईस्टर्न इंडिया में है और अगरतला जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ये 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, यानी दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज को जो हमने पिछले साल 2019 में एकत्र किया था एक फोरम पे, और उसमें एक सिलेक्शन किया चैलेंज के माध्यम से 54 अलग अलग टेक्नोलॉजी आई थी। उनमें 6 टेक्नोलॉजी का इन 6 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको उनका जो फाउंडेशन ले किया, और हर एक स्थान पे उस स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री गण भी वहां पे उपस्थित थे
वहां के माननीय कंसर्न मिनिस्टर साहब उपस्थित थे और तमाम सारा रियल एस्टेट सेक्टर के लोग थे। ये इतना बड़ा मैसेज था 1 जनवरी को। और ये बोलते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, मैं उनको कोट करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे उस अंश को कोट करता हूँ जो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। जीएसटी की बात कर रहे हैं। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% ही जीएसटी लिया जाता है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लगना पूरे सेक्टर को गति देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती ही है, रोजगार के लिए भी नए अवसर बनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। ये मैं इसको कोट अनकोट ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री के भाषण से लिया। ये एक इतना बड़ा मैसेज था 1 जनवरी को कि हम नई टेक्नोलॉजी से, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जो बहुत फास्ट, जो काम 14 मंजिल का मकान बनाने में 3-3 साल लगा देते हैं 1000 मकान बनाने में, उसको हम 8-9 महीने में पूरा करेंगे। उसमें कॉस्ट भी हमारा कम होगा, उसमें हमारे रिसोर्सेज भी सही तरीके से उपयोग किए जाएंगे, यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, और नेचर को हम नुकसान नहीं करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी का शुरुआत 1 जनवरी को किया गया। अब मैं आता हूं इसके बारे में, जो अभी हाल में जो पेंडेमिक हमारी मार्च 2019 से शुरुआत हुई, पेंडेमिक के बाद हर एक सेक्टर को, अरे हमारे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जो कि छूटा रहा इस पूरे पेंडेमिक से। सारे देश जो कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो सारी की सारी बहुत ही उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन भारत ने जिस अच्छे तरीके से इसको, इसकी पूरी सराहना, भूरी प्रशंसा दुनिया भर में गई। और अभी भी मैं कहता हूं कि हमारा जो दूसरा वेव आया है, इस दूसरे वेव को जिस प्रकार से चुनौती को लेकर के एक नई चैलेंज ऑक्सीजन का आया था, मैं अभी पीएसए की चीज को मैं डील करता हूं, जिससे कि ऑक्सीजन हम लोग वहां पे प्लांट लगा रहे हैं अस्पतालों में। अब जिस तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन चुनौतियों को भी हम लोग पूरा करेंगे, इसको स्वीकार करके इसको हम लोग इससे बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसी हालात में जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो अलग अलग काम किए गए हैं, उनको मैं एक संक्षेप में मैं इनको बताना चाहूंगा। बाकी जैसा भी आपके प्रश्न होंगे उनको मैं अलग से जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला जो काम रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ, मैं स्टार्ट करता हूं रेगुलेशन के बारे में। एक अभूतपूर्व ये एक रेगुलेशन रेरा के रूप में आया, आजादी के इतने सालों के बाद 2016 में आया, और उसका नतीजा आज आपको देखने को मिलता। भी हाल में आपने देखा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेस्ट बंगाल में रेरा की जगह पे एक हीरा बना दिया गया था। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में उसको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, और उन्होंने इसके हिसाब से वेस्ट बंगाल में भी रेरा लागू किया। यानी लोगों के जो हमारे होम बायर थे, उनके जो कि अपने पूरे सपने को, अपने पूरे जीवन के जो बचत होती है, उस बचत को करके वो लोग लगाते हैं मकान के ऊपर, उसकी उनको जिससे उनको देखभाल हो सके, वो रेरा के माध्यम से हो सकता है, उसको उन्होंने आदेश जारी किया। मैं कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ। रेरा में अभी तक जो हमारे देश में 36 राज्य या हमारे जो केंद्र शासित राज्य हैं 36 हैं, उस 36 में 34 ने अब तक रूल्स लागू कर दिया है। जो 2 नहीं है, एक तो वेस्ट बंगाल, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल से रिक्वेस्ट कर लिया कि तुरंत आप इसको लागू करें, और दूसरा नागालैंड, उनके कुछ लैंड के इश्यूज है जिससे हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से। बाकी 34 लोगों ने लागू कर दिया। जो नंबर्स हैं, आज तक लगभग 66,789 यानी लगभग 67,000 केसेस रिजॉल्व किए गए। अब तक लगभग 63,810 यानी लगभग 64,000 रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट रजिस्टर किए गए। इससे मोर देन 50,000 रियल एस्टेट एजेंट्स भी रजिस्टर किए गए। हमें दिस शोज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तमाम सारे, जहां पे बलविंदर साहब है, उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है, महाराष्ट्र में काम हुआ है, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, पंजाब में हुआ है, गुजरात में हुआ है, तमाम सारे तमिलनाडु में, कर्नाटक में। मैं एक एक का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं कि किस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमारा जो होम बायर है, उसको एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था,
अकाउंटेबल व्यवस्था, जिसको अगर कहा गया कि भाई आपको हम 200 स्क्वायर मीटर का मकान देंगे तो 200 देंगे, ऐसा नहीं 200 के बाद में 140 कर देंगे। अगर कहा गया आपको 30 लाख में देंगे तो 30 लाख में देंगे, ये नहीं कि बाद में बढ़ा के 70 लाख कर देंगे। आपको जिस प्रकार से जो कमिटमेंट है वो सारे के सारे कमिटमेंट को पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि एक प्रकार से ये एरा ऑफ रेरा स्टार्ट हो गई। 2017 का जो एक अभूतपूर्व निर्णय, जो मुंबई हमारा जो हाई कोर्ट ने जो तमाम सारे राज्यों में चैलेंज किया गया था रियल एस्टेट के द्वारा, उन सारे चैलेंजेस को कंसोलिडेट करके मुंबई हाई कोर्ट ने जो 6 दिसंबर 2017 को आदेश जारी किया, उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज पूरे देश में लागू होनी चालू हो गई। वो उस निर्णय से, रेरा से जो कुछ एक बातें यहाँ पे भी राजन साहब बता रहे थे, और भी उसके पहले हमारे गुजरात के अमरजीत साहब बता रहे थे, उन सारी चीजों को चर्चा करके हम लोग उसमें सुधार करेंगे। लेकिन हमने एक बेस लाइन ऐसा तैयार कर लिया जिससे कि लोगों की हितों को हम लोग सुरक्षित कर सके। दूसरा जो रेगुलेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, आपको जानकर के खुशी होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका वर्ल्ड बैंक रिव्यू करता है, 2016 में हमारे देश का स्थान पूरे दुनिया में 186 था, 186 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। और मैं पूरे गर्व के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमारा स्थान अब 27 हो गया, यानी 159 प्लेसेस हमने जंप किया। इतना ज्यादा हमने पूरा का पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार का भी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का आने वाला था 3 मई को, नहीं आया, पोस्टपोन हो गया फॉर सम रीजंस। जब भी आएगा हमारा स्थान और इंप्रूव करेगा। और ये केवल दिल्ली एंड बॉम्बे के लिए नहीं, बल्कि देश के 2308 शहरों में, करीब 11 राज्यों के हर एक शहरों में ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंस्ट्रक्शन परमिट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे लोगों को ऐसी तकलीफ ना हो, लोगों को अपने एप्लीकेशन को अप्रूव कराने में वर्षों लग जाती थी, अब वो 1 महीने के भीतर पूरा होता है। ये होता है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की। अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो शायद हमारा टारगेट आगे मार्च तक ही पूरा कर लेते, लेकिन अगले 3-4 महीने में भी 6 महीने के भीतर हम 100% सभी शहरों में इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंस्ट्रक्शन परमिट लागू करेंगे। तीसरा मेजर रेगुलेशन जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, आपसे पूरे सारे लोगों से शेयर भी किया गया, मॉडल टेनेंसी एक्ट। मॉडल टेनेंसी एक्ट, आप सबको जानकारी होगा कि टेनेंसी के हमारे लॉ जो राज्यों में बने हुए हैं, नॉर्मली 50s, 60s एंड 70s के बने हुए हैं। उन लॉज में कोई बैलेंस नहीं है बिटवीन द वन हु इज अ गिवर टू वन हु इज अ टेनेंट। टेनेंट देने वाले को और टेनेंट लेने वाले के बीच में बैलेंस नहीं है, सारी की सारी इम्बैलेंस है वो टेनेंट के पास पे। और लोग इस डर के मारे कि अगर हमने मकान किराए पर उठा दिया तो शायद हमको मकान वापस नहीं मिलेगा, मकान का रेट हम नहीं बढ़ा पाएंगे, इतनी इम्बैलेंस है, जिसके नाते 2011 के सेंसस में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली पाए गए थे। 1.1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। एक तरफ देश में मकान की कमी है लोगों को देने के लिए, और दूसरी तरफ सरप्लस है, 1.1 करोड़ हाउसेज वर लाइंग वैकेंट। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए अब मॉडल टेनेंसी एक्ट लगभग बन चुका है, और इसको हम लोग बहुत जल्दी राज्यों के साथ शेयर करेंगे अपने यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद। और इसको शेयर करने के बाद राज्य इसको लागू करेंगे। राज्यों के साथ हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट है, उनके साथ एमओयू साइंड है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि जब उसको लागू करेंगे तो हम दोनों को बैलेंस करेंगे। एक रिटर्न एग्रीमेंट से ही सारे के सारे जा सकते हैं, लोगों की सुरक्षा की जा सकती है, उनके हितों की सुरक्षा की जा सकती है। सबको ये मालूम होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपको आपके ड्राफ्ट हमारे देखे होंगे, बहुत जल्दी हम इसको शेयर करेंगे। मैं अंदाज करता हूं कि जितना जल्दी, ये सब कुछ पैंडेमिक के नाते जो इधर बीच में थोड़ा झोंका आया, थोड़ा सा स्लो हो गया हमारा, अदरवाइज एक ये बहुत बड़ा रेगुलेशन होगा जो कि देश में एक नई टेनेंसी, तमाम सारे जो मकान खाली पड़े हुए उसको टेनेंसी के तौर पर करेंगे। हमारे देश में तमाम सारे जो वर्गों के लिए, चाहे महिलाएं जो काम करती हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले, उनका हॉस्टल्स के लिए ऐसा बनता नहीं है। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, अब ऐसा होगा कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं, एक टेनेंसी पे हाउसिंग एक बड़ा मेजर सेक्टर होगा, और ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसका एक असेसमेंट, आईएमएफ का असेसमेंट था, हमारे देश में लगभग $25 बिलियन का केवल रेजिडेंशियल सेक्टर में ही मार्केट है। और मैं अनुमान करता हूं रेजिडेंशियल कमर्शियल को जोड़ लें तो $50 बिलियन से बड़ा मार्केट है। और ये और ज्यादा बढ़ेगा, जिस प्रकार से इकोनॉमी बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि और तेजी से बढ़ेगा। ये भी एक बड़ा मेजर रेगुलेशन आने वाला है। तो ये मैं पहला बात किया आपसे रेगुलेशन के बारे में। दूसरा जो फाइनेंशियल के बारे में तमाम सारे, मैं इसको मेजर्स को गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें
पिछले 6-7 सालों में हमारे हर बजट में, चाहे वो 2014 का जो पहला बजट माननीय जेटली साहब लाए थे, वहां से लेकर के अब तक का 2021 का जो बजट माननीय प्रेसिडेंट हमारी वित्त मंत्री जी मैडम सीतारमन जी ने जो लाया है, हर एक बजट में कोई ऐसा बजट नहीं है जिस बजट में फाइनेंशियल एंड फिस्कल मेजर्स रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में न लिए गए और बड़े अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। जैसे कि एक आपका बनाया गया जो हमारे नेशनल हाउसिंग, मैं केवल एग्जांपल देता हूं क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। नेशनल हाउसिंग बैंक में 2018 में बनाया गया एक फंड बनाया गया, वो बनाया गया अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। उसका मकसद क्या था कि नेशनल हाउसिंग बैंक हमारे जो एनबीएफसीज हैं, जो हमारे एचएफसीज हैं, उनको पैसा देगा at a lower rate so that the total interest on the housing loan is going to come down, and this is coming from the priority sector lending। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो सेविंग्स है, उस सेविंग्स को यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। एक बहुत ही एक इनोवेटिव मेजर था जिसके थ्रू हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिला। ऐसे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करने के बारे में, अभी रेंटल हाउस जो हमारे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करने के बारे में। स्पेशल फंड्स जो आत्मनिर्भर भारत में माननीय वित्त मंत्री जी ने बीच में तमाम सारे घोषणाएं की, आपको ख्याल होगा 18,000 करोड़ रुपए हमें दिया गया, इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दिया गया। जो 75,000 करोड़ के अलग से बिजनेस बना, उसमें भी इसको हाउसिंग सेक्टर को लाया गया। ऐसे तमाम किस्म के इतने सारे फाइनेंशियल मेजर लिए गए। मैं समझता हूं कि ये बहुत अभूतपूर्व निर्णय है जिसको आप इसको सब आपकी जानकारी में होगा। जो फिस्कल इनकम टैक्स के बारे में आपको 2021 के मैं बजट की बात करता हूं, 2021 के बजट में अफोर्डेबल सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको टैक्स फ्री किया गया। अफोर्डेबल सेक्टर के इन्वेस्टमेंट इसको 2022 के मार्च तक इसको बढ़ाया गया। आपका रीट के ऊपर जो हमको उसको जो टीडीएस नहीं कटेगा, इसके बारे में निर्णय लिया गया। जो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसको 1.5 लाख रुपए को आगे बढ़ाया गया। यानी तमाम किस्म के निर्णय हमारे 2021 के बजट में भी आए। इसके पहले बहुत सारे निर्णय मुझे एक एक गिनाने की जरूरत है कि इनकम टैक्स से फला एक्ट में ये किया गया, जीएसटी में ये अंतर किया गया, इसमें ये अंतर किया गया। बहुत सारे फिस्कल मेजर्स जो है हमारे पिछले 6 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर किए गए, ये जानते हुए कि रियल एस्टेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ी है, बहुत बड़ा एक जो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण को आपको कोट किया, एक मल्टीप्लायर है जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक मल्टीप्लायर के तौर पे काम करता है। जो चौथा जो चीज है वो प्रोग्रामेटिक, जो प्रोग्राम के तौर पे दुनिया का जो सबसे बड़ा हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, किसी ने सोचा नहीं था। मैं इस मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विजन, उनका विजन बताया कि हाउसिंग फॉर ऑल। जब उन्होंने कहा कि हर एक को हम मकान देंगे 2022 तक, जब हम देश की आजादी का 75वां साल मना रहे होंगे, तो उस समय लगता था ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसके पहले जो सबसे बड़ा काम किया गया था जेएनएनयू में, वो करीब 12 करोड़ मकान 12 लाख मकान सैंक्शन किए थे, जिसमें 7 लाख 8 लाख से कम मकान हम पूरे कर पाए थे, वो भी 2005 से लेकर के 2012 के बीच में। और यहाँ पे जब चैलेंज किया गया कि हाउसिंग फॉर ऑल, और एक असेसमेंट किया गया राज्यों से, जो टोटल अनुमान राज्यों ने इमीडिएटली कहा लगभग 1 करोड़ आएगा, आज वो बढ़कर के 1 करोड़ 12 लाख हो गया। ये लगता था कि इतना बड़ा पहाड़, क्या ये इस एवरेस्ट को हम पार कर पाएंगे? लेकिन मुझे बड़े गर्व के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं कि न केवल इस पहाड़ को पार कर पाए, इसके ऊपर हम चढ़ चुके हैं। 1 करोड़ 12 लाख की जगह मैं फिगर जो आपको लेटेस्ट फिगर दे रहा हूं, 1 करोड़ 12 लाख 52 हजार इतने मकान हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं अभी तक। 80 लाख 63 हजार, एक लगभग 81 लाख मकान हमने ऑलरेडी उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, और 48 लाख से ज्यादा मकान हम कंप्लीट करके बेनिफिशियरीज को दे चुके हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आज तक इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोग्राम कहीं भी नहीं चला था, और ये संभव है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जो उनसे गाइडेंस मिलता है, जो उन्हें समय समय पर हमें निर्देश प्राप्त होता है, उन निर्देशों को जो फील्ड में हम अप्लाई करते हैं, आज जो हमारे सारे राज्य सारे के सारे लोग मिल करके एक टीम के तौर पे काम करते हैं। अभी हाल में मैंने एक चैलेंज 2021 लॉन्च किया था, अब मैं थोड़ा उसका टाइम बढ़ाने वाला हूं, ताकि कैसे हम इन मकानों को पूरा करा देंगे। एक नई व्यवस्था, आपको जानकारी होगा जो चैलेंज हमने लॉन्च किया था हाल में, अभी आज ही मैं अपने मिशन डायरेक्टर से बात कर रहा था कि उसका टाइम बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, कि कैसे राज्य क्या करें जिससे हम इन सारी चीजों को 2022 तक पूरा करा दें। हो सकता है 2022 तक पूरा ना हो पाए, हो सकता है थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि जो पेंडेमिक का जो पीछे झोंक आया, एक दूसरा झोंक आया, उसके नाते हमें कुछ थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा सा हमें पीछे सेटबैक लगा है, लेकिन फिर भी एक हौसला कि हम 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मकान हम लोगों को दे लेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा
जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो बैंक के माध्यम सीधे हम लोअर इनकम ग्रुप को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और मिडिल इनकम ग्रुप को 18 लाख रुपए तक के लोगों को जो देते हैं, 18 लाख रुपए की एनुअल इनकम को देते हैं। आपका इसका एक स्कीम थी पहले 2004 से 14 के बीच में, एक स्कीम राजीव आवास योजना के तहत हुआ करती थी, वो भी क्रेडिट लिंक की थी। केवल 18,000 मकान बैंकों के माध्यम से दिए गए थे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस जो हमारी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, 15,96,000 यानी 16 लाख मकान हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं बैंकों के माध्यम से। और उस 16 लाख मकान में 6,15,000 मकान जो है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, ऐसे लोग जिनकी इनकम जो है 6 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक की, यानी 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए जिनकी इनकम हो, मंथली इनकम हो, ऐसे लोगों के लिए 6,15,000 मकान हम लोग दे चुके हैं। और कुल मिलाकर के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप, यहाँ पे बैंकिंग के लोग मौजूद होंगे। यहाँ पे आप जो बैंकिंग के लोग हैं वो मुझे इस बात को तस्दीक करेंगे, जो हमने क्लैप की एक व्यवस्था बनाई, और ये भी आदेश मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रिव्यू में मुझे उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसा क्या कर सकते हैं क्या, और हमने करके दिखाया। जो क्लैप जो बनाया, आज पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है। आप अप्लाई करने से लेके आपको सैंक्शन करने तक एक एक चीज आपको जानकारी में, सारी की सारी इट इज डिजिटल बेस। इतना बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग करते हैं, और उसका नतीजा कि इतना तेजी से बूस्ट हुआ। हम लगभग 16 लाख मकान हम क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में दे चुके हैं। जो हमारा जो दूसरा जो हाउसिंग, आपको इस प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं नंबर्स बताना चाहता हूं। इसके माध्यम से लगभग 2.45 करोड़ हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया पिछले 6-7 सालों में, जो हमने मकान पूरे किए हैं। इसके माध्यम से लगभग 36.8 करोड़ टन्स ऑफ सीमेंट हमने कंज्यूम किया है। और जो हमारा जितने सैंक्शन के पूरा करेंगे, उससे लगभग 73.3 करोड़ मैट्रिक टन हम लोग सीमेंट कंज्यूम करेंगे, जिसमें से लगभग आज की डेट में 36.8 करोड़ मैट्रिक टन हम लोग सीमेंट कंज्यूम कर चुके हैं। इसके माध्यम से हमने लगभग 8.4 करोड़ मैट्रिक टन स्टील कंज्यूम कर चुके हैं। और जब हम सारा पूरा करेंगे तो लगभग 16.6 करोड़ ये हम लोग जो है स्टील का कंजम्पशन कर लेंगे। इसके ऊपर जो मकान जो हमने सैंक्शन किए हैं, लगभग 7.35 लाख करोड़, 7.35 लाख करोड़ इतने का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जो हमारे असेसमेंट है, जिसमें से भारत सरकार का जो कमिटमेंट है वो 1.81 लाख करोड़ है, जो भारत सरकार का जो कमिटमेंट है। और लगभग 96,000 करोड़ रुपए हम राज्यों को दे चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था इस पूरे हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग कार्यक्रम के माध्यम से चल रही है, और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, एक एक चीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक एक चीज जियो टैग करके हम लोग सारा, मैं अपनी स्क्रीन पे एक एक चीज देख सकता हूँ, एक एक मकान में देख सकता हूँ, उसको मैं जो मकान की क्या स्थिति उसको मैं देख सकता हूँ। और मकान वो है जो कि केवल 4 वॉल नहीं है, मकान वो है जिसके अंदर पीने का पानी भी है, जिसके अंदर जो बिजली भी है, जिसके अंदर जो है गैस का चूल्हा भी है, और जिसके अंदर टॉयलेट भी है। यानी सारी की सारी वो व्यवस्था जिसके माध्यम से आदमी अपने सपने को साकार कर सकता है, वो मकान है। और सबसे बड़ी बात, अभी जब हमारा पैंडेमिक चल रहा था, 2020 का पैंडेमिक चल रहा था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा यहाँ से बहुत तेजी से पलायन हुआ, शहरों से अपने गांव के लिए या छोटे शहरों के लिए पलायन हुआ, उस समय एक नई आदेश हमें प्रधानमंत्री से मिला, हम लोग क्यों नहीं इनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनाए, जिससे कि लोग जहां पे काम करते हैं वहीं पे उनको रहने का मकान मिल जाए, जिससे कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको स्लम्स में न रहना पड़े, उनको इनफॉर्मल सेटलमेंट में न रहना पड़े, वो जहां पे पढ़ने वाले हैं वहीं उनको जगह मिल जाए। और मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि अब तक लगभग जो हमारे 29 राज्यों ने भारत सरकार के साथ एमयू कर लिया, 29 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों ने हमारे साथ एमयू कर लिया। और अभी हमने जो एक मॉडल 2 का जो लोगों का एक आरएफपी किया था, इसके माध्यम से लगभग 80,000 मकानों के लिए डिमांड आ चुकी है। मॉडल 1 जो कि हमारे ऑलरेडी बने हुए मकान थे, करीब 1700 मकान ऑलरेडी वहां पे यूज हो रहे हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के तहत, और करीब 4000 से ज्यादा उसके ऊपर वो सैंक्शन जारी कर चुके हैं। यानी लगभग 85-86,000 इसके ऊपर हमारे प्रोग्रेस हो चुकी है। वो एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, और ये भी मैं समझता हूँ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एक नई दिशा दे रहा है देश में, जो आज तक हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। पहले बार सोचा और उसका इंप्लीमेंटेशन चालू किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए, क्योंकि शहरों में लोग बड़े मोबाइल होते हैं, खासतौर से लोअर सेगमेंट के लोग ज्यादा मोबाइल होते हैं,
उनके लिए ये रेंटल हाउसिंग बहुत बड़ा एक बेहतर ऑप्शन है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, गांव के लोग जब शहर में आते हैं, पैसा नहीं है तो वो कहीं स्लम्स में जाकर के रहते हैं, वो कंप्रोमाइज करते, अपने लिविंग कंडीशन से कंप्रोमाइज करते। ये जो रेंटल हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि इससे देश में एक तो मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद और दूसरा रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के बनने के बाद बहुत सारा एक नई दिशा मिलेगी जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करेगी। मैं अंत करूंगा लास्ट में, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ये सारी चीज ही रह जाएगी। आने वाले समय में हमें नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी हमारी जरूरत है, और ये भी हमें निर्देश एक रिव्यू में माननीय प्रधानमंत्री से प्राप्त हुआ कि क्या हम दुनिया का, जब हम 1 करोड़ मकान बना रहे हैं, क्या हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते? और उसके ऊपर हमारे मंत्रालय ने काम किया। मंत्रालय ने तमाम सारे सेक्टर के, चाहे एकेडमिशियन हो, हमारे जो रियल एस्टेट के लोग, सबसे हर तमाम जहां जहां से हमें नॉलेज आ सकता हमने लिया। और उसके बाद ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया था मार्च 2000। ये 6 स्थानों पे जो नई टेक्नोलॉजी जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट है, रिसोर्स एफिशिएंट है, बहुत ही क्विक है, मैंने ऐसे, और मैं खुद जाके देख चुका हूँ। मैं 4 जगहों पे जाकर के काम को देख चुका। अभी एक पेंडेमिक आया, अदरवाइज मैं सब जगह जाके देख लेता। पीछे में जब दौरा चालू किया था, फिर से दोबारा मुझे दौरे को रोकना पड़ा। जिस प्रकार से काम हो रहा है वहां पे, एज ए फैक्ट्री बनी हुई है, एक तरफ जो कुछ हो रहा है, एक तरफ कुछ और हो रहा है, यहाँ पे आकर असेंबल हो रहा है। इस प्रकार से जो सारा काम हो रहा है, हमने ऐसा काम होते हुए देखा भी नहीं था रियल एस्टेट सेक्टर में। और ये हमारे देश की नई दिशा है, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके बहुत सारे नए नए किस्म के, जो देश की टेक्नोलॉजी थी, लगभग 40 के आसपास हमने नई टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी उसका एसवार सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से जारी किया। लेकिन आज हमें दुनिया की जो बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दुनिया हमको देख रही है, और हम भी दुनिया को दे सकते हैं कि जब ये चीज आएगी, न केवल हमारे पास एक शुरुआत किया है 6 जगह पे, बल्कि हमने आशा एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, ये हमने इसको 5 जगह बनाया। 4 आईआईटीज में, आईआईटी चेन्नई में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी रुड़की में, और 5वां हमने जोरहाट, जो कि हमारा जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके लेबोरेटरी में। वहां पे हमारे देश के जो यंग बच्चे हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो हमारे नई किस्म के बिल्डिंग मटेरियल्स, क्या बिल्डिंग मटेरियल हम लोग यूज करें जिससे कि लोकली अवेलेबल चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे हम लोग नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेसेस क्या होंगे जिससे हम लोग कॉस्ट घटा सकते हैं, जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को जो नुकसान होता है बिल्डिंग के बनाने में, इन्वायरमेंट के नुकसान को हम लोग रोक सकते हैं। ऐसे हमने 5 आशा सेटअप किए। और वहां पे मुझे आपसे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब नई नई हमारे जो हिंदुस्तानी लोगों की टेक्नोलॉजी जो है, अब वो बाहर आ रही है। कुछ अभी 8 लोगों को पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया था। उनके सारे डिटेल हमारे वेबसाइट पे, मुझे जाकर के देख के खुशी होती है। जब इनके काम को मैं देखता हूं तो इन लोगों को आज अप्रिसिएशन मिल रहा है, आज इनकी टेक्नोलॉजी देश में काम आ रही है। हम लोग अगले साल, जो 2022 का साल है, जो देश की आजादी का 75वां जयंती है, उस साल में हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया एक नई शुरुआत की गई थी 2019 में। हम लोग इसका अगले साल करेंगे, जैसे दुनिया भर के ऐसे लोगों को बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ हम शेयर करेंगे, और हम भी उनको देंगे। दुनिया भी हमसे सीखेगी, हम भी दुनिया से सीखेंगे, जिससे कि जो आने वाला, जो हमने कहा जिस प्रकार से देश का शहरीकरण हो रहा है, उस शहरीकरण को जो हमारी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सही तरीके से कर सके, और ऐसे करें जिससे कि हमें एनवायरमेंट को मिनिमम नुकसान हो। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं समझता हूँ नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से आपने शायद मार्क किया होगा, अभी एक नई चीज शुरुआत की, टेक्नोग्राही। जैसे कि हमारे देश की आजादी में सत्याग्रही थे, जैसे कि स्वच्छ भारत में स्वच्छाग्रही आए, ऐसे हमने एक नया शब्द कायम किया, टेक्नोग्राही। और टेक्नोग्राही लोगों को, उनको रजिस्टर करके, उनको हमारे इनरोलमेंट करके, नॉट रजिस्टर बट इनरोलमेंट करके हमारे वेबसाइट के ऊपर, ऐसे लोगों को जो 6 जगह पे जो काम हो रहा है, उनको वो हर एक नोटिफाई करें, वो जाके देख सके, वेबसाइट पे समझ सके क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। आईआईटी उसको जाकर के देखें, एनआईटी उसको देखें, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी किसी एक का नहीं है, सबका है, और वो हमारे देश की टेक्नोलॉजी है। और हम जो उस टेक्नोलॉजी को और मास्टर करेंगे तो उससे हमें बेहतर, हम एक नए कल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो तमाम सारे जो मेजर्स हैं, हाल में जो बहुत सारे मेजर्स लिए गए, उसके नतीजे भी हमें गांव में मिले। अगर आपको पीछे बता रहे थे, मुझे ख्याल है अमरजीत साहब बता रहे थे या राजन साहब बता रहे थे, मैं भूल गया किसको मेंशन किया था, जो 2019-20 के जो मार्कर्स थे कि कितने नए लॉन्चेस किए गए, कितने सेल किए गए, जो 2019-20 के जो हमारे फर्स्ट में, शुरुआत में जो
होते हमें चौथा क्वार्टर में वापस हम लोग लगभग वहां तक पहुंच चुके थे। अभी दोबारा एक बार जो दूसरा झोंका आया, जो इसका कोविड का दूसरा झोंका आया, उसके बाद थोड़ा सेटबैक जरूर होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तेजी से झोंका आया उसी तेजी से चला जाएगा। हमें एक बहुत चीज ध्यान देने की है। हमने यहाँ से मंत्रालय से सारे के सारे हमारे रियल एस्टेट के नरेटको को, क्रेडाई को, जितने सारे हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सारे हमारे रेरा के जो हमारे माननीय यहाँ पे अधिकारीगण, जो हमारे अध्यक्षगण मौजूद हैं, हमारे सारे सीनियर्स हैं, सारे सारे हमारे किसी न किसी स्तर पे मैंने लोगों के साथ काम किया, सबसे निवेदन किया है कि ये सुनिश्चित करें कि हमारी जो लेबर साइट है जहाँ पे काम करने की, वहां पे 100% हर एक का वैक्सीनेशन हो जाए, हर एक लेबर का वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कि वो सुरक्षित हो जाए। उनको 2 वैक्सीन मिल जाएगा, उनकी लाइफ सुरक्षित हो जाएगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक से हमने निवेदन किया कि इसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो 2 गज की दूरी मेंटेन करने की हो, मास्क लगाने के बारे में हो, सैनिटाइज करने के बारे में हो, ये तो आपको पहले देख लेने की किसी को किसी प्रकार के सिम्टम तो नहीं है, जो आवश्यकता, जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं, क्योंकि ये चीज हमें लाइफ का एक अंग बनाना पड़ेगा। काम चलता रहेगा और काम को हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि देश जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी के बढ़ने में हमारा एक बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए हमने सारे लोगों से निवेदन किया, और मेरी जानकारी में है तमाम सारे लोगों ने मुझे फोन भी किया, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, उन्होंने अपने यहाँ कराना चालू कर दिया या करा दिया है, इस प्रकार के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मैं आप लोगों से सबसे यही निवेदन करूंगा कि ये आवश्यक है, हमें इन चीजों को सावधानी मेंटेन करना है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसको लेकर के हमारा रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। और आप जो आज जो चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी चर्चा से कुछ जो नई बातें आएगी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, राजन साहब की बात मैंने नोट कर ली है और मैं अलग से उनसे चर्चा करूंगा, कुछ नई बातें आएंगी, जरूर हमारे संज्ञान में लाइए। हमारा मंत्रालय ओपन है, हर तरह से ओपन दिमाग से हर चीज को सोचने की कोशिश करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम देश की इस जो जर्नी 3 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जो जर्नी है, उसमें हम लोग अपना अधिक योगदान कर सकें। एक बार मैं दोबारा धन्यवाद दूंगा अचीवर्स, इंडियन अचीवर्स फोरम को, मुझे मौका दिया आपने इस विषय पे अपनी बात को रखने के लिए। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, यू आर मोस्ट वेलकम, you are also welcome to send me questions to my ministry. We'll try to see whatever we can do. Thank you. Thanks a lot.